वेलकम टू यूपीएससी समाचार। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2024 की टॉप 5 न्यूज और एक एडिटोरियल जिसमें हमारा सोर्स रहेगा द हिंदू। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। मेरा नाम है डॉक्टर अमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर अमित अकेडमी एंड लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। इसमें मेजरली हमने जो फोकस रखा है बिकॉज टुडे इज अवर फर्स्ट डे, तो सबसे पहले प्री की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी रहेंगी हिंदू न्यूज़पेपर की, उनको हम डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें प्री के हिसाब से बताई जाएंगी और एक एडिटोरियल बहुत ही डिटेल में डिस्कस रहेगा, वो मेंस पर्सपेक्टिव से रहेगा। और ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है इसका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पेज वाइज यहाँ पे दे रखा है पेज 14, जैसे गाजा सिटी की न्यूज आई हुई थी, ईरान इजराइल में जो कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है उसके बारे में न्यूज है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे। देन पेज नंबर 1 पे ही सेंटर ऑर्डर्स प्रोब इनटू ऑर्गन डोनेशन के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसमें प्रोब सेंटर ने इशू करी है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देन ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज के बारे में, इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में अगेन ये कंबाइंड न्यूज रहेगी। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मणिपुर वायलेंस। नेक्स्ट उसके बाद क्लाइमेट चेंज की ही एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको डिकोड करते हुए एक आर्टिकल है। तो ये प्री के हिसाब से न्यूज हो जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे प्री की काम की है वो हम देखेंगे। देन ना लास्ट जो हमारा रहेगा वो है पेज नंबर 8 का एडिटोरियल एनालिसिस, अर्बनाइजेशन नो लिबरलाइजेशन फॉर द दलित्स। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अर्बनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये इमेज जो दी हुई है ये दिखा रही है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो गाजा सिटी को रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि गाजा स्ट्रिप आपकी कहां पे पड़ती है, वेस्ट बैंक कहां पे पड़ता है, इसराइल में ये लोकेशन कहां है, पैलेस्टीन। तो आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जैसे मिडिल ईस्ट में ये आएगा। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी 2 बार अलग अलग तरीके से यूपीएससी प्री में पूछी गई है, तो ये मैप के हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसी को हम अगर देखें तो ईरान ने वार्न किया है इसराइल को कि रिटेलिएशन रहेंगे अगर वहां पे कोई भी अटैक वगैरह होता है तो उसके कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ी सी न्यूज को देख लेते हैं, फिर जो ईरान और इसराइल के रिलेशन पुराने टाइम में कैसे थे, अभी कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगेन एक और न्यूज इसी के बारे में, बाय अटैकिंग इसराइल ईरान ने सिग्नल किए हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज ओवर। तो यहाँ पे ईरान हैज बिकम द फर्स्ट नेशन स्टेट जिसने इसराइल पे अटैक किया है। तो हम इसको मान रहे हैं कि इट इज क्रॉसिंग अ लाइन। और यहाँ पे ये भी है कि आफ्टर 1991 गल्फ वॉर ऐसा नहीं हुआ है और ईरान अभी पहला स्टेट आपका हो गया है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम ईरान इजराइल रिलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। जैसे ईरान में काफी फेमस 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन हमारा हुआ था, उससे पहले के जो रिलेशन थे पहले तो आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर जो लीडरशिप चेंज हुई 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन में, तो यहाँ पे एक नाम आपको जरूर याद रखना है, अयतोला खोमेनी। तो इस नाम को आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली क्या है कि अयतोला खोमानी जो थे वो एंटी वेस्ट उनका स्टांस होता है। तो इससे पहले जो हमारा 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले है, तो पोस्ट 1948 ईरान वाज अमंग द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उसके बाद ईरान रिकॉग्नाइज करता है, इनके रिलेशन भी काफी इंप्रूव होते हैं, बट लेटर ऑन आफ्टर अयतोला खमानी फिर से रिलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इनके बीच में एक कोवर्ट सी रिलेशनशिप जो है वो चल रही थी, बट लेटर ऑन टर्की पहली ऐसी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद ईरान बिकम्स द सेकंड कंट्री। अब इसमें पहलावी डायनेस्टी भी आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ईरान के कंटेक्स्ट में ये डायनेस्टी रिलेटेड है। तो वहां से ही सब्सटेंशियल डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल, मिलिट्री हर टाइप के टाइज इसराइल और ईरान के बीच में इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। तो ईरान जो है वो मेजरली इसराइल को ऑयल प्रोवाइड कराता है। बट अगर हम इसराइल की तरफ से देखें, जैसे हरियाणा में भी हम एग्रीकल्चर लेवल पे उनसे सपोर्ट लेते हैं, तो एग्रीकल्चर, मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस, जिसमें कि इसराइल की एक्सपर्टीज काफी ज्यादा है, तो उसमें वो ईरान को सपोर्ट करता है। ये कोलैबोरेशन चलता रहता है। बेसिकली इट वाज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू काउंटर बैलेंस द अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट एट दैट टाइम।
तो उसके बाद में जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है तो शाह को वहां से हटा दिया जाता है और हमारे लीडर आते हैं इस्लामिक रिपब्लिक के आयतुल्लाह खोमानी। ये काफी फेमस नाम है, ये ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अपोज करते हैं। सोशियोलॉजी में भी इनका नाम काफी लिया जाता है, जैसे कि कल्चरल चेंज एकदम से जब किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे रिपरकशंस देखे जाते हैं। तो इन्हें लग रहा था कि वेस्ट सारा का सारा इनको डोमिनेट कर लेगा, और जो इजराइल है उसको इन्होंने कोट किया था लिटिल शैतान। तो वेस्ट को ये मानते थे ग्रेट शैतान। तो यहाँ पे दोनों, क्योंकि यूएसए जो है वो इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट करता ही है, तो लिटिल शैतान अलाइड विद ग्रेट शैतान, ऐसा इनका मानना रहता था। नेक्स्ट, जैसे इन्होंने उसके बाद सारे के सारे डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो भी अपने हटा दिए और पैलेस्तीन को काफी ओपनली ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे कि गाजा में हम देखें तो हमास को, लेबनान में देखें तो हिजबुल्लाह, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनको ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद जो टेंशन कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूड रहे अलग अलग कारणों से। सबसे पहला कारण रहेगा आइडियोलॉजिकल ओपोजिशन। जो ईरान की गवर्नमेंट है, जैसा हमने ऊपर देखा कि इजराइल को वो इलेजिटिमेट स्टेट भी मानती है, और जो वेस्ट है उसका ही हम कह सकते हैं कि लिटिल शैतान, ग्रेट शैतान, एक्सटेंडेड हैंड भी मानती है। सेकंड, यहां पे देखें तो न्यूक्लियर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा पहले ईरान पे जो न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए गए थे, उसके पीछे काफी इंपॉर्टेंटली ये रीजन हमारा रहता है क्योंकि इजराइल और ईरान एंटी हैं। यहां पे ईरान ने जब अपना न्यूक्लियर स्टेट्स को डेवलप करना शुरू किया तो उसको ये सोच रहे थे कि अगर इजराइल के पास में कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो वो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, और ये लोग वो नहीं चाहते थे। इसीलिए यूएसए ने P5+1 जो जीसीपीओए एग्रीमेंट था, जो कि यूपीएससी मेंस में भी सवाल आया था, उसके ही हिसाब से इस पे सैंक्शंस आपके लगाए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है प्रॉक्सी वॉर। तो रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दोनों ही देश एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर में रहते हैं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीरिया। सीरिया में इजराइल ने अटैक भी किया था ईरानियन फोर्सेस पे। उसके अलावा साइबर अटैक या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी असैसिनेशन के अटेम्प्ट बार बार देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन जो है वो चलता रहता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी अगर हम देखें तो ईरान के रिलेशन यहाँ पे जैसे जो कंट्रीज इसके एंटागोनिस्ट हैं, जैसे कि सीरिया हो गया, रशिया हो गया, तो इसके थ्रू प्रॉक्सी वॉर ईरान इजराइल के साथ भी करता रहता है। और इजराइल ने भी ऐसे अलायंसेस बिल्ड कर रखे हैं जो कि ईरान के अगेंस्ट है, जैसे कि गल्फ अरब स्टेट हैं, और जो भी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है इस रीजन में वो ऐसा ही है, जैसे कि यूएई, बहरीन के साथ, ताकि वो ईरान के ही अगेंस्ट रहे। अब इसमें एक सवाल ये आता है, क्या इजराइल और ईरान दे आर हेडिंग फॉर अ वॉर? क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा स्टेट आ गया है जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो गया है, और अब इट इज लाइक देयर इज नो गोइंग बैक। तो अब चांसेस हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी एक्सप्लोड करेगा, और ये हमने देख ही लिया है। ईरान जो है वो बैक कर ही रहा है पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को, और लेबनान में भी, यमन, इराक और इनमें अटैक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ईरान इजराइल वाला रिलेशन। प्री में आपके हिसाब से मैप इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हमने ऊपर देखा, और एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको अलग अलग पॉइंट से मेंस के हिसाब से भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि सेंटर ने ऑर्डर करी है प्रोब इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एंड स्पेशली अमंग द फॉरेन नेशनल। यहाँ पे दो तीन फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक तो इनको जो नेशनल लेवल पे अब हमारा गवर्न कर रहा है वो है रजिस्ट्री ऑफ द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो हम इसको नोटो भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे हमारे पास एक एक्ट है 1994 का, जो कि हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। तो आपको इसका ईयर याद रखना है। इसी में बेसिकली सारी की सारी गवर्नेंस जो है वो रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजा है कि जो फॉरेन नेशनल यहाँ पे आके करवा रहे हैं वो अपने आप को एज ए रिलेटिव दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया में रिलेटिव को ही आप डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन्स। और फैक्ट्स भी हैं हमारे पास कुछ, जैसे कि इंडिया थर्ड हाईएस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, तो इसमें ये रहेगा। सेकंड, हमने ये देख लिया 1994 का हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है जो इसको गवर्न कर रहा है। और यहाँ पे जैसे 65 ईयर ओल्ड से ज्यादा के जो पेशेंट है तो वो रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो इसलिए भी कई बार इसका मिसयूज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम डेड लोगों का ऑर्गन डोनेशन देखें तो वो 8% हमारा अभी है। पहले ये नंबर जो है वो बहुत कम होता था,
अब अगर आप देखें 2013 में 4,990 ही ट्रांसप्लांट होते थे, अभी 15,000 हो गया है, 3 टाइम्स इंक्रीज दिख रहा है। बट अगर हम देखें तो टाइमलाइन भी काफी लंबी है और लोगों में अवेयरनेस के साथ भी ये नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जो फॉरेन नेशनल्स का जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो एक मेजर कंसर्न है और इसको सरकार कंट्रोल करना चाहती है। हमने ऑर्गेनाइजेशन देख ली है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो, जो कि लोकेटेड है कहां पे, इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। एक तो ये ध्यान रखेंगे और ये मेंटेन करती है नेशनल रजिस्ट्री कि भाई डोनर्स कौन है, रेसिपिएंट कौन है और किसको ट्रांसप्लांट किया गया है। अगली न्यूज हमारी ईरान और इजराइल में ही है कि इंडिया भी सीरियसली कंसर्न है क्योंकि हमारे भी वहां पे इंटरेस्ट रहते ही हैं। और यहाँ पे एक इमेज दे रखी है नेगेव डेजर्ट की, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लोकेशन वाइज नेगेव आपका कहाँ पे रहेगा, इसको आप मैप में देख सकते हैं। तो वही वेस्ट मिडिल ईस्ट वाला एरिया रहेगा, वहां पे आपको चेक करना है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रोटेस्ट हुए हैं मणिपुर में ओवर द किलिंग ऑफ 2 कुकीजू विलेज के वॉलंटियर्स थे। तो यहाँ पे क्योंकि मणिपुर में काफी पुराने टाइम से ही वायलेंट प्रोटेस्ट आपके चल रहे हैं, तो ये इशू आपका मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचसीएस मेंस में मणिपुर पे कम्युनल राइट्स पे भी सवाल आपका पूछा गया था लास्ट टाइम। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो यहाँ पे अनवर सदत ही इज टॉकिंग अबाउट डिकोडिंग द जजमेंट इन जिम कॉर्बेट पार्क। तो जिम कॉर्बेट में एक्चुअली हुआ क्या है कि ये कह रहे हैं कि 6,000 से ज्यादा ट्रीज जो हैं वो गिराए गए हैं और यहाँ पे सारे के सारे पॉलिटिशियन, फॉरेन फॉरेस्ट ऑफिशियल, लोकल कॉन्ट्रैक्टर, सब दे आर हैंड इन ग्लव्स टू ईच अदर। अब इसमें एक दो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे इंडिया में जो इन चीजों को गवर्न कर रही है, हमारे पास है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ईयर याद रखेंगे 1972। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो इनको मेजरली गवर्न करते हैं। फिर इसमें इन्होंने बताया कि एक जजमेंट है, इसको आप एनवायरमेंट में देखिए, अब जब मेंस के आप नोट्स बनाते हैं, फैक्ट्स को, एग्जांपल्स को, जजमेंट को अपना सेपरेटली नोट करते रहे। हमारे पास जजमेंट है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट में कहा गया था कि इकोनॉमिकल ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द पीपल्स राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो इसमें क्योंकि हमारा राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट आर्टिकल 21 का भी हिस्सा है और आप इस जजमेंट को भी बता सकते हैं। जैसे यूपीएससी में इस टाइप के सवाल आते हैं कि कोर्ट स्टेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि आपके आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर सके। तो कई बार जैसे इको टूरिज्म जैसी चीजों को माना जाता है कि कैसे नेचर और डेवलपमेंट को साथ में करा जा सकता है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द पेनिशिया। इसमें आईयूसीएन का एक डाटा है जो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वो कह रहा है कि हमारे पास जैसे थ्रेटेंड स्पीशीज जो मॉनिटर्ड हैं वो 1212 एनिमल स्पीशीज है इंडिया में। इन 2021 उसमें से पाया गया कि 12% ऑफ देम आर एंडेंजर्ड। तो जितने मॉनिटर कर रहे हैं उसमें से 12% अपनी एंडेंजर्ड है। और इंडिया हैज लॉस्ट 90% ऑफ द एरिया अंडर इट्स 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये सीएससी की रिपोर्ट है। तो दो रिपोर्ट आपके पास आती है, सीएससी और आईयूसीएन। तो यहाँ पे 12% हमारी एंडेंजर्ड है एंड वी हैव लॉस्ट 90% ऑफ द एरिया। तो जैसे देखिए हमारे हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं, एक तो लोकेशन वाइज वर्ल्ड वाइड कितने हॉटस्पॉट्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉटस्पॉट्स। और उसमें ये फैक्ट आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री में इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ये एक इकोनॉमी का क्वेश्चन आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सेंसेक्स और हमारे निफ्टी के बारे में ये बात करता है, बस थोड़ा सा याद रख लेंगे कि जैसे सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है और जब ये स्टार्ट हुआ था 1979 में, ये जूम नहीं, हाँ 1979 में जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू 100 थी। ऐसे ही जब निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था इसकी वैल्यू आपकी 100 थी और अभी ये पहुंच गया है 74,000 पे और निफ्टी जो है वो लगभग 22,000 पे पहुंच गया है। इसमें काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर इन द सेंसस इंडेक्स, और निफ्टी में अलग अलग रहता है बट सेंसेक्स में फिक्स है अभी के लिए। ये हमारी प्री की इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है, फैक्ट एग्जांपल डाटा हमने देख लिए हैं। नाउ कमिंग टू द मेंस के हिसाब से टॉपिक, कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल इश्यूज में, जीएस पेपर 1 में। तो यहां पे हमारे पास आर्टिकल है अर्बनाइजेशन नो लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो रूरल एरिया का ही फिनोमेना हम जनरली समझते हैं। चाहे आप कास्ट को किनशिप के हिसाब से देख लो, पॉलिटिक्स के हिसाब से देख लो, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देख लो, या फिर मैरिज के हिसाब से देख लीजिए, सबसे ज्यादा, या फिर सिविल रिलीजियस डिसेबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए,
रूरल एरियाज में इसका मैनिफेस्टेशन काफी ओपनली देखने को मिलता है, बट समटाइम्स वी अज्यूम कि जो अर्बन एरिया में लोग जब माइग्रेट होते हैं तो इन सारी की सारी बाउंड्रीज को, चेन्स को ब्रेक करके ऐसा समझते हैं कि अर्बन एरिया में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं को यहां पे कंटेस्ट किया जा रहा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए है, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, तो ये डायरेक्टली उसके लिए भी रहेगा। और जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, जैसे यूपीएससी सीएससी मेंस जीएस पेपर 1 में आपका सवाल आया था, डज अर्बनाइजेशन लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है, पुअर, पुअर में रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड कास्ट इज अनदर वन। तो रिलीजन में अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम रिलीजन जो है अर्बन पुअर्स में सबसे ज्यादा है, even more than scheduled caste and scheduled tribes, and the same thing goes here, scheduled caste and scheduled tribes, they constitute a major population of poor in urban area। तो यही क्वेश्चन में वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपका आज के लिए रहेगा कि डिस्कस द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित इन अर्बन एरिया ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस सोशल इनजस्टिस। तो एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हम पहले कंटेक्स्ट को देखेंगे कि क्या ये चल रहा है, फिर वी विल सी कि अंबेडकर का क्या पर्सपेक्टिव था, देन वी विल सी कास्ट एंड इंडियन सिटीज में उसका क्या चल रहा है, उसके बाद जो अर्बन गवर्नेंस की पॉलिसी है वो कैसे कास्ट से अफेक्टेड है, देन वी विल कंक्लूड दिस, और उसमें कुछ डाटा हम देखेंगे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में जो चल रहा है उसमें एनसीआरबी का डाटा क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वी विल सी व्हाट आर द सेफगार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, लीगल सेफगार्ड क्या है, उनको हम इस तरीके से देखेंगे। गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव जो इकोनॉमिकल लेवल पे लिए गए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म, एससी एससी संकल्प स्कीम, कौशल विकास, तो ये स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ये कास्ट डायमेंशंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पर्सपेक्टिव इस आर्टिकल में डिस्कस हो रहा है कि कैसे अर्बनाइजेशन एंड द कास्ट जो है वो हाईलाइट करती है रिजेक्शन ऑफ द विलेज लाइफ, क्योंकि विलेज में तो कास्ट एक बहुत ही सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है, इसीलिए लोग अर्बन एरियाज की तरफ जा रहे हैं। बट वही अर्बन एरिया में जाने के बाद भी चैलेंजेस जो हैं दे आर परसिस्टेंट इन अर्बन एरिया। अब अंबेडकर का जो पर्सपेक्टिव था वो मेजरली इस हिसाब से था, सबसे पहले अगर आप अर्बन एरिया में ट्रांसफर हो रहे हो, यू आर रिजेक्टिंग द विलेज लाइफ ड्यू टू, क्योंकि वहां पे एंट्रेंचमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी वो सबके अंदर तक जा चुकी है, इसलिए लोग गांव में रहना नहीं चाहते। पहली चीज तो ये चीज उतनी एंट्रेंचमेंट आपको अर्बन एरियाज में नहीं देखने को मिलती। सेकंड है अपॉर्चुनिटी फॉर लिबरलाइजेशन, कि गांव में रहेंगे वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, पीपल नो यू अबाउट योर कास्ट, बट कि अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता। आप मेट्रो में जाते हैं, बाहर किसी पब्लिक स्पेस में है, तो नोबडी इज आस्किंग व्हाट इज योर कास्ट, बट ऐसा हर जगह नहीं होता। कई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काफी ओपन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को भी मिलता है। तो ये है अपॉर्चुनिटी जो है वो अर्बन एरिया में ज्यादा रहती है और रूरल में कम रहती है। एक सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनोनिमिटी। गांव में क्या होता है कि हर आदमी हर किसी को जानता होता है, जबकि अर्बन एरिया में वैसा नहीं होता। तो जो हमारी कास्ट और रिलीजन की जो आइडेंटिटीज हैं, स्पेशली दोज हु आर परसीव्ड टू बी बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को छुपाना। तो ये एक और बड़ा फैक्टर रहता है। नेक्स्ट यहां पे अगर हम चैलेंजेस देखते हैं, तो जैसे इन्होंने अपना पर्सनल एग्जांपल बताया था कि बड़ौदा में जब अंबेडकर जी अपने लिए घर ढूंढ रहे थे तो उस टाइम पे उन्हें काफी डिफिकल्टीज आई थी। और ऐसे एनसीईआरटीज में भी, जैसे या फिर हम अगर अलग अलग रिपोर्ट्स को देखें, सच्चार रिपोर्ट है, तो वहां पे ये बताया गया है कि इवन मुस्लिम्स दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे घीटोज होते हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट के देख लीजिए, मुस्लिम्स के देख लीजिए, तो एक आदमी जहां पे रह रहा है वो अपने बिलोंगिंग कास्ट या रिलीजन ग्रुप वाले लोगों के साथ ही रहेगा, तो इसको हम गिटोइजेशन बोलते हैं, और ये एक अर्बन फिनोमेना है। अब यहां पे देखो कास्ट एंड स्पेशलिटी इन इंडियन सिटीज कैसे रहेगा। इंडियन सिटीज में प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पे जनरली इस लैंग्वेज को ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी हाउस की चॉइसेस है, पब्लिक पॉलिसीज की जो चॉइसेस हैं, वो इससे ही डिफाइंड होंगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब यही चीज प्योरिटी और पॉल्यूशन वाली आपका हाउसिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि हमने देखा कि गीटोज बन जाते हैं कि जो पॉल्यूटेड हैं उनको अलग गीटोज में डाल दिया जाए। नेक्स्ट आपको पब्लिक सर्विस की जो एक्सेस है, एनवायरमेंटल इक्वालिटी की जो एक्सेस है वो भी, प्लस यहां पे एक और आर्गुमेंट आता है कि जो स्टेट है वो भी ब्राह्मणिकल रेगुलेशंस पे काम कर रहा है। अगर आप देखते हैं जैसे मीट की जो सेल है वो रेगुलेट करी जाती है, दिस इज मोर
ऑफ लाइक अ ब्राह्मणिकल आइडिया एंड नोट इन कोहेरेंस विद जो हम मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से ये उतना अलाइन नहीं करता। नेक्स्ट, इसका इंपैक्ट जो है अर्बन गवर्नेंस पॉलिसीज में भी देखने को मिलता है। जैसे आप हाउसिंग देख लीजिए, सेग्रीगेशन जो हमने ऊपर भी यही पॉइंट डिस्कस किया तो वो हो जाएगा, कास्ट बेस्ड रहेंगे। सेकंड, फोर्स्ड एविक्शंस, वो भी काफी हद तक दलित्स में, मुस्लिम्स में देखने को मिलते हैं, उससे हाउसिंग इनसिक्योरिटी और मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, अफोर्डेबल हाउसेज आपको नहीं मिल पाते, तो वो भी एक इकोनॉमिकल बर्डन की तरह काम करता है। फिर हम देखते हैं तो दिस इज द फेलियर ऑफ आवर इंडियन सिटीज टू प्रोवाइड हाउस, और इसमें इसी को ही हम कहते हैं कि इन सारी चीजों की वजह से दलित्स हैव बीन मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा। कंक्लूडिंग इस आर्टिकल को देखें तो वो बात करते हैं कि जो कास्ट ऑपरेशन है वो अभी भी परसिस्टेंट चल रहा है अर्बन एरियाज में, और यहाँ पे जो हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इट हैज फेल्ड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, और ये जो हायरार्कीज हैं, सोशल हायरार्कीज, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को लैंग्वेज में फोकस करना है, सोशल हायरार्की, फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, तो यही आप रखेंगे। एंड चैलेंजेस फॉर द दलित लिबरेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए मतलब अगर हमें लिबरेट करना है तो इट विल रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टू फुलफिल द अंबेडकर विजन ऑफ द अर्बन लिबरेशन। तो ये दोनों बहुत अच्छे कंक्लूजन हो सकते हैं आपके आंसर्स में। नाउ इफ वी सी कि एक्चुअल में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसका स्टेटस क्या है। पहला तो हम अगर देखते हैं तो सोशल कंट्रोल काफी रिजिड है कास्ट की लाइंस पे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंडिया में 20 करोड़ के आसपास हमारे दलित हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। उसी में एनसीआरबी का डाटा जो बता रहा है 2020 और 2021 को अगर हम कंपेयर करते हैं, 2020 में आपके पास 50,291 केसेस थे, 2021 में वही बढ़ के 50,900 हो जाते हैं। 1.2% इंक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट दलित। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड, ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है वो भी ये बता रही, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है कि देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द डिस्क्रिमिनेशन इन द अर्बन एरिया, और उसके पीछे मेन रीजन रहा है एजुकेशन एंड द सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब एक और चीज है इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम देखें तो जो लोग एवरेज अर्न कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप नॉन एस सी एस टी हैं तो आप लगभग 16,000 रुपए जो है वो कमा रहे हैं 2019-20 में। वहीं अगर आप शेड्यूल कास्ट से और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 10,000। तो यहाँ पे 1/3 के आसपास आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। सेकंड, रूरल एरिया में जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नाउ व्हाट आर द सेफ गार्ड्स। अब देखो जब भी किसी भी सवाल में आपसे सेफ गार्ड्स पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि संविधान में क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप सोचेंगे कि लेजिस्लेशन में क्या है, उसके बाद आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या है, और उसके बाद आप जनरल बातें करके आएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, एनजीओ के लेवल पे क्या किया जा सकता है, इस तरीके से। अब अगर हम संविधान में देखें तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है, तो पहली चीज तो ये होगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए होता है। आर्टिकल 14 आपका फॉरेनर्स, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी सबके लिए रहेगा। ओके, यहां पे एक प्री का भी सवाल बन सकता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन सिटीजंस हैं, ओनली। अब जैसे इसमें अगेन आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सीएसआर। सीएसआर एक ट्रिक रहेगी। सीएसआर क्या है? कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन। तो सीएसआर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी पड़ेगी टू ग्रो, उसमें भी सीएसआर रहेगा और प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा। एक चीज ऐड हो जाती है डिसेंट, तो आप डिसेंट के बेसिस पे भी, यानी जो जनरेशन होती है उसके बेसिस पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। तो ये डायरेक्टली भी आपसे मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये प्री का भी हो गया, मेंस का भी हो गया। ऐसे ही आर्टिकल 46 है जो कि एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए बात करता है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस किया गया है, डीपीएससी एसपी में डिस्कस किया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसी चीजें आती है जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज हमारे तीनों में मिलेंगे, फंडामेंटल राइट में भी मिलेगा, डीपीएसपी में भी मिलेगा, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही 335 वो भी बोलता है कि जो शेड्यूल कास्ट के क्लेम्स हैं इन रिजर्वेशन, अगर आप एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं तो यू हैव टू मेंटेन देम। और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 330 में
लोकसभा में आपका रिजर्वेशन है 332 में, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है वहां पे रिजर्वेशन है सेम। लोकल बॉडीज में अगर हम देखते हैं 73rd 74th अमेंडमेंट से हमारा पार्ट 9 जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, पार्ट 9A जो कि हमारा अर्बन लोकल बॉडीज में है, उसमें भी आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो आपका पॉपुलेशन बेस्ड होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो वुमेन रिजर्वेशन है वो हमारा 1/3 रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे 50% हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यह है कि हरियाणा में कितने परसेंट रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम से अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हुए थे लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की सिंपल सी ट्रिक रहेगी अतरू। अतरू क्या है? ए फॉर अबोलिशन ऑफ द इंटरमीडियरी या जमींदारी, इनको अबोलिश किया गया सबसे पहले। टी, अतरू में टी है, टी इज टेनेंसी रिफॉर्म, यानी अगर मैं किसी टेनेंट को रख रहा हूं, कितना रेंट में उससे ले रहा हूं उसको रेगुलेट करना, क्योंकि बहुत हाई आपका रेंट रहता था। सी फॉर सीलिंग एंड कंसोलिडेशन, किसी के पास एक्सेस लैंड है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। बट अगर हम इन रियलिटी देखते हैं तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम स्टेट्स में देखने को मिलता है। ओनली केरला, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा मिलता है। एक्सपेक्टेडली देवर सेइंग कि 8 से 9% लैंड आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, बट इन रियलिटी ओनली 1 to 2% लैंड वाज ट्रांसफर्ड, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं हमारे एम एस स्वामीनाथन, वो भी कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स हैज बीन अनफिनिश्ड एजेंडा, और आज के टाइम पे हम लैंड रिफॉर्म 2.0 की भी डिमांड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है हिंदू दलित्स एंड दलित्स हु हैव कन्वर्टेड टू सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। अब मतलब कोई हिंदू दलित था जो कन्वर्ट हो गया सिख में और बुद्धिज्म में, बट यहां पे एक इशू अभी आ रहा है, अगर आप मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं तब आपको एज अ दलित रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि उनको भी रिकॉग्निशन मिलने लग जाए। नेक्स्ट इज दिस इज वेरी सिंपल, कौशल विकास योजना जिससे कि स्किल पे काम कर रहे हैं। संकल्प स्कीम जो कि एमएसएमई को प्रमोट करना चाहती है। स्टैंड अप इंडिया जो कि डायरेक्टली टारगेट कर रही है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन को, इसको आप बताएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि नो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस के थ्रू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कराने की कोशिश कर रही है। तो ये इकोनॉमी का पार्ट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट हो गया। इसमें एक टर्म आती है हमारी दलित कैपिटलिज्म। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज सोशली आपने उनको रिकॉग्निशन देनी है, रिकॉग्नाइज किया। सेकंड चीज पॉलिटिकली आपने रिजर्वेशन दी तो उनका रिजर्वेशन भी बढ़ा। थर्ड एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में हमने रिजर्वेशन देके उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया। फोर्थ इकोनॉमिकली अब हम इनको अलग अलग तरीके से, मान लीजिए कि वीकर सेक्शन जितने भी हमारे हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन्स है, इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम। और इसको हम दलित कैपिटलिज्म इसलिए बोलते हैं कि now they have the capital, now they can build up their own businesses, and with economical empowerment social and political empowerment will carry on। और ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि विदाउट इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी आर मीनिंगलेस, जो कि हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बैलेंस में भी डिस्कस करते हैं। और लास्ट में मेरा सवाल आपसे है कि हाउ मेनी इयर्स डू यू थिंक इट विल टेक टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी इन अवर सोसाइटी और इन इंडिया? तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही अपना रहेगा, एंड आई होप इससे आपको काफी वैल्यू मिली होगी, एंड यू कैन मेक अप योर ओन नोट्स। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो इफ यू लाइक this video, like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.